गुड मॉर्निंग क्लास एट्थ। लास्ट क्लास में हमने शांति का केस देखा था कि किस तरीके से मिसेस शिंदे उन पर एक इल्ज़ाम लगा देती है थेफ्ट का। आज हम अपने इस पोर्शन को आगे बढ़ाते हुए पेज नंबर 70 से कंटिन्यू कर रहे हैं। व्हाट इज़ द रोल ऑफ द पुलिस इन इन्वेस्टिगेशन ए क्राइम, मतलब एक क्राइम को इन्वेस्टिगेट करने के अंदर पुलिस का क्या रोल होता है। देखिए, वन इम्पॉर्टेंट फंक्शन ऑफ द पुलिस इज़ टू इन्वेस्टिगेट एनी कंप्लेंट अबाउट द कमीशन ऑफ ए क्राइम। सबसे इम्पॉर्टेंट जो फंक्शन होता है पुलिस का वो क्या होता है कि जब भी किसी भी क्राइम के बारे में उन्हें खबर लगती है या कंप्लेंट होती है तो उसका इन्वेस्टिगेशन करना। एन इन्वेस्टिगेशन इंक्लूड्स रिकॉर्डिंग स्टेटमेंट्स ऑफ विटनेसेस एंड कलेक्टिंग डिफरेंट काइंड्स ऑफ एविडेंस। एक इन्वेस्टिगेशन के अंदर क्या इंक्लूड होता है कि जितने भी गवाह होते हैं उनकी स्टेटमेंट की रिकॉर्डिंग और जितने भी एविडेंस होते हैं उन सबको कलेक्ट करना। मतलब जो भी गवाह जो भी स्टेटमेंट देता है उस पर्टिकुलर क्राइम के लिए तो उन सबको रिकॉर्ड करके रखना, और अगर उस क्राइम के लिए कोई एविडेंस मिला है, सबूत मिला है, तो उसे भी संभाल कर रखना। ऑन द बेसिस ऑफ द इन्वेस्टिगेशन द पुलिस आर रिक्वायर्ड टू फॉर्म एन ओपिनियन। ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ द इन्वेस्टिगेशन, इन्वेस्टिगेशन के आधार पर द पुलिस आर रिक्वायर्ड टू फॉर्म एन ओपिनियन। उस इन्वेस्टिगेशन के आधार पर पुलिस क्या करती है, एक ओपिनियन को तैयार करती है। इफ़ द पुलिस थिंक दैट द एविडेंस पॉइंट्स टू द गिल्ट ऑफ द अक्यूज्ड पर्सन देन दे फाइल ए चार्ज शीट इन द कोर्ट। अगर पुलिस ये सोचती है कि ये सबूत ही काफ़ी हैं इस दोषी व्यक्ति के दोष को दर्शाने के लिए, तो पुलिस कोर्ट के अंदर एक आरोप पत्र दाखिल करती है। ठीक है, एज स्टेटेड एट द बिगिनिंग ऑफ दिस चैप्टर, इट इज़ नॉट द जॉब ऑफ द पुलिस टू डिसाइड वेदर ए पर्सन इज गिल्टी और इनोसेंट, दैट इज फॉर द जज टू डिसाइड। जैसा कि इस चैप्टर के शुरुआत में ही कह दिया गया था कि पुलिस का यह कार्य नहीं है कि वह किसी व्यक्ति को गिल्टी या इनोसेंट करार दे। यह कार्य सिर्फ जज का ही हो सकता है, जज ही इस चीज़ पर निर्णय ले सकता है। यू रीड इन यूनिट 2 अबाउट द रूल ऑफ लॉ विच मीन्स दैट एवरीवन इज सब्जेक्ट टू द लॉ ऑफ द लैंड। आपने यूनिट 2 में कानून के नियम के बारे में पढ़ा है, जिसका अर्थ है कि हर कोई भूमि के कानून के अधीन है। मतलब हर कोई कानून के अंदर, चाहे वो किसी भी कास्ट से हो, किसी भी क्रीड से हो, किसी भी जेंडर से हो, वे सब कानून की नज़र में एक हैं। दिस इंक्लूड्स द पुलिस, इसके अंदर पुलिस भी इंक्लूड होती है। Therefore, police investigations always have to be conducted in accordance with law and with full respect for human rights. इस वजह से पुलिस इन्वेस्टिगेशन हमेशा कानून के आधार पर ही की जाती है और ह्यूमन राइट्स को रेस्पेक्ट के आधार पर ही पुलिस का इन्वेस्टिगेशन होता है। The Supreme Court has laid down guidelines that the police must follow at the time of arrest, detention and interrogation. सुप्रीम कोर्ट के निर्देशानुसार पुलिस को गिरफ्तारी, हिरासत और पूछताछ के समय का पालन करना चाहिए। द पुलिस आर नॉट अलाउड टू टॉर्चर और बीट और शूट एनीवन ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन। पुलिस को यह चीज़ बिल्कुल भी अलाउ नहीं है कि वे किसी को भी इन्वेस्टिगेशन के आधार पर टॉर्चर करें, मारे पीटे या उसको शूट करें। दे कैन नॉट इन्फ्लिक्ट एनी फॉर्म ऑफ पनिशमेंट ऑन ए पर्सन इवन फॉर पैटी ऑफेंसेस। वे छोटे या बड़े अपराधों के लिए भी किसी भी व्यक्ति को किसी भी प्रकार की सज़ा नहीं दे सकते हैं। आर्टिकल 22 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड क्रिमिनल लॉ गारंटी टू एवरी अरेस्टेड पर्सन द फॉलोइंग फंडामेंटल राइट्स। संविधान के आर्टिकल 22 और क्रिमिनल लॉ इस चीज़ को गारंटी करते हैं कि हर एक अरेस्टेड पर्सन का भी कोई ना कोई फंडामेंटल राइट होता है। देखिए वो क्या है, द राइट टू बी इन्फॉर्म्ड एट द टाइम ऑफ अरेस्ट ऑफ द ऑफेंस फॉर विच द पर्सन इज बीइंग अरेस्टेड। जब किसी पर्सन को अरेस्ट किया जाता है तो उसे उसके द्वारा किए गए क्राइम के बारे में भी बताया जाता है कि उसको इस क्राइम के आधार पर अरेस्ट किया जा रहा है। द राइट टू बी प्रेजेंटेड बिफोर ए मैजिस्ट्रेट विद इन 24 आवर्स ऑफ अरेस्ट। किसी भी क्रिमिनल को या किसी भी अक्यूज्ड को गिरफ्तार करने के 24 घंटे के अंदर अंदर मजिस्ट्रेट के सामने प्रस्तुत करना ज़रूरी होता है। द राइट नॉट टू बी इल ट्रीटेड और टॉर्चर्ड ड्यूरिंग अरेस्ट और इन कस्टडी। जब किसी भी अक्यूज्ड को अपनी कस्टडी में लिया जाता है या गिरफ्तार किया जाता है तो उसको टॉर्चर नहीं कर सकते, ना ही उसके साथ मारापीटी कर सकते हैं।
कन्फेशंस मेड इन पुलिस कस्टडी कैन नॉट बी यूज्ड एज एविडेंस अगेंस्ट द अक्यूज्ड। पुलिस कस्टडी में लिया गया किसी भी व्यक्ति का कन्फेशन, ठीक है, उसे सबूत के तौर पर नहीं माना जाता है। अ बॉय अंडर 15 ईयर्स ऑफ एज एंड वीमेन कैन नॉट बी कॉल्ड टू द पुलिस स्टेशन ओनली फॉर क्वेश्चनिंग। एक बच्चा जो कि 15 वर्ष तक का है या कोई महिला, उन्हें क्वेश्चनिंग के लिए पुलिस स्टेशन में नहीं बुलाया जा सकता है। द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया हैज़ लेट डाउन स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट्स एंड प्रोसीजर्स दैट द पुलिस एंड अदर एजेंसीज हैव टू फॉलो फॉर द अरेस्ट, डिटेंशन एंड इंटरोगेशन ऑफ एनी पर्सन। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने कुछ स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट्स या प्रोसीजर्स को बताया है। जब भी किसी व्यक्ति को अरेस्ट किया जाता है या हिरासत में लिया जाता है या किसी भी व्यक्ति से पूछताछ की जाती है, तो सुप्रीम कोर्ट इंडिया ने कुछ गाइडलाइंस निकाली है और इन्हें हम DK बासु गाइडलाइंस के नाम से जानते हैं। DK बासु गाइडलाइंस के नाम से जानते हैं। देखिए क्या बोल रहा है, द पुलिस ऑफिशियल्स हु कैरी आउट द अरेस्ट और इंटेरोगेशन शुड वियर क्लियर, एक्यूरेट एंड विजिबल आइडेंटिफिकेशन एंड नेम टैग्स विद देयर डेजिग्नेशन। ठीक है, पुलिस के वे अधिकारी जो किसी व्यक्ति को अरेस्ट करने आते हैं या उससे पूछताछ करने आते हैं, तो उन्हें हमेशा बिल्कुल क्लियर, एक्यूरेट और विजिबल आइडेंटिफिकेशन और नेम टैग्स के साथ आना पड़ता है। मतलब पुलिस को अपनी पुलिस यूनिफॉर्म के अंदर ही आना चाहिए जब भी वे किसी व्यक्ति को अरेस्ट करते हैं या किसी भी व्यक्ति को इंटेरोगेट करते हैं। A memo of arrest should be prepared at the time of arrest and should include the time and date of arrest. It should also be attested by at least one witness who could include a family member of the person arrested. The arrest memo should be countersigned by the person arrested. गिरफ्तारी के समय गिरफ्तारी का ज्ञापन तैयार किया जाना चाहिए और इसमें गिरफ्तारी का समय और तारीख शामिल होनी चाहिए। इसे कम से कम एक गवाह द्वारा सत्यापित किया जाना चाहिए जो गिरफ्तार किए गए व्यक्ति के परिवार के सदस्य का हो सकता है। गिरफ्तारी ज्ञापन को गिरफ्तार व्यक्ति द्वारा प्रति हस्ताक्षरित भी किया जाना चाहिए। मतलब जब भी किसी व्यक्ति की गिरफ्तारी हो, ठीक है, तो उसका एक मेमो तैयार किया जाना चाहिए, ठीक है, और इसके अंदर कम से कम एक गवाह का सत्यापन होना ज़रूरी है कि हाँ, पुलिस ने इस व्यक्ति को गिरफ्तार किया है, और वो गवाह इनके परिवार का सदस्य भी हो सकता है। जिस व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है उस पर उसके उस मेमो पर साइन लिए जाने आवश्यक हैं। द पर्सन अरेस्टेड, डिटेन्ड और बीइंग इंटरोगेटेड हैज़ अ राइट टू इन्फॉर्म ए रिलेटिव, फ्रेंड और वेल विशर। जिस पर्सन को अरेस्ट किया गया है या हिरासत में लिया गया है या जिस पर्सन से पूछताछ की जा रही है, उसका यह अधिकार है कि वह किसी भी अपने रिश्तेदार को, मित्र को या वेल विशर को इसके बारे में इन्फॉर्म कर सकता है। When a friend or relative lives outside the district, the time, place of arrest and venue of custody must be notified by police within 8 to 12 hours after arrest. जब कोई दोस्त या रिश्तेदार जिले से बाहर रहता है तो गिरफ्तारी के स्थान के बारे में गिरफ्तारी के 8 से 12 घंटे के भीतर पुलिस द्वारा सूचित किया जाना चाहिए। मतलब अगर किसी व्यक्ति को पुलिस ने अरेस्ट किया है, ठीक है, तो उस अरेस्ट वाले व्यक्ति का यह अधिकार है कि वह अपने अरेस्ट की खबर अपने किसी रिलेटिव, वेल विशर या फ्रेंड को दे सकता है। और अगर मान लो उसका कोई रिलेटिव, वेल विशर या फ्रेंड जिले के बाहर रहता है तो पुलिस की ये ड्यूटी है कि विदिन 8 to 12 आवर्स वे उनको किसी भी तरीके से इस चीज़ की सूचना पहुंचा दे कि उनका यह जो मित्र है या यह जो रिश्तेदार है उसको पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। अब हम आ रहे हैं पेज नंबर 72 पे। नाउ लेट अस रिटर्न टू द स्टोरी ऑफ शांति एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। अब शांति की स्टोरी पर आते हैं और इन फॉलोइंग क्वेश्चन के आंसर देने की कोशिश करते हैं। व्हेन शांति वॉज अरेस्टेड फॉर थेफ्ट, SI राव ऑल्सो केप्ट हर ब्रदर सुशील इन द पुलिस लॉकअप फॉर 2 days। जब शांति को अरेस्ट किया गया तो SI राव ने शांति के भाई को भी 2 दिन तक पुलिस हिरासत में ही रखा। वॉज इट लीगल फॉर द पुलिस टू डिटेन हिम? क्या यह लीगल है पुलिस के लिए कि वह किसी भी व्यक्ति को जो कि अक्यूज्ड नहीं है उसे ज़बरदस्ती हिरासत में रखें? डज इट वायलेट द DK बासु गाइडलाइंस? क्या ये DK बासु गाइडलाइंस का उल्लंघन करती है? हाँ। डिड SI राव डू इनफ टू क्वेश्चंस विटनेसेस एंड कंपाइल एविडेंस बिफोर अरेस्टिंग शांति एंड फाइलिंग ए केस अगेंस्ट हर?
क्या एसआई राव ने शांति को अरेस्ट करने से पहले शांति से सही तरीके से प्रश्न पूछे या शांति के खिलाफ एविडेंस ढूंढने की कोशिश की? नहीं। इन कीपिंग विद द ड्यूटीज ऑफ द पुलिस एज स्टेटेड अबाउ, व्हाट एल्स डू यू थिंक एसआई राव कुड हैव डन एज पार्ट ऑफ हिज इन्वेस्टिगेशन? नाउ लेट अस टेक ए स्लाइटली डिफरेंट सिनेरियो। अब एक अलग सिनेरियो देखते हैं। शांति एंड हर ब्रदर सुशील गो टू द पुलिस स्टेशन टू कंप्लेन दैट मिसेस शिंदे's 20-year-old son had stolen ₹15,000 that they had been saving up। अब इस चीज़ को उल्टा ले लेते हैं कि मान लो शांति और उसका भाई मिसेस शिंदे के 20 वर्ष के बेटे के खिलाफ पुलिस स्टेशन के अंदर रिपोर्ट लिखवाने जाते कि मिसेस शिंदे के 20 वर्ष के बेटे ने हमारी सेविंग किए गए 15,000 को चुरा लिया है। डू यू थिंक दैट द ऑफिसर इन चार्ज ऑफ द पुलिस स्टेशन विल प्रॉम्प्टली लॉज एन FIR? तो क्या आप ये सोचते हैं कि पुलिस स्टेशन का जो ऑफिसर इंचार्ज है वह शांति और सुशील के यह कहने पर ही FIR को रजिस्टर कर लेता? नहीं। लिस्ट ए फ्यू फैक्टर्स दैट इन योर ओपिनियन में इन्फ्लुएंस द डिसीजन ऑफ द पुलिस टू रजिस्टर और नॉट रजिस्टर एन FIR। ठीक है, आगे देखिए। फर्स्ट इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट FIR। इट इज़ विद द रजिस्ट्रेशन ऑफ एन FIR दैट द पुलिस कैन बिगिन देयर इन्वेस्टिगेशन इनटू ए क्राइम। जब भी किसी एक्यूज्ड के खिलाफ कोई रिपोर्ट आती है तो सबसे पहले क्या करते हैं कि पुलिस वाले उसका रजिस्ट्रेशन करते हैं और उस रजिस्ट्रेशन को हम FIR कहते हैं, या इसका फुल फॉर्म होता है फर्स्ट इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट। द लॉ स्टेट्स दैट इट इज़ कंपल्सरी फॉर एन ऑफिसर इन चार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन टू रजिस्टर एन FIR वेन एवर ए पर्सन गिव्स इन्फॉर्मेशन अबाउट ए कॉग्निजिबल ऑफेंस। कानून यह कहता है कि जब कोई व्यक्ति किसी भी अपराध के बारे में पुलिस को बताता है तो पुलिस का सबसे पहले यह ड्यूटी होता है कि वह उस कॉग्निजिबल ऑफेंस के खिलाफ क्या लिखे, एक FIR लिखे। दिस इंफॉर्मेशन कैन बी गिवन टू द पुलिस ईदर ओरली और इन राइटिंग। यह जो सूचना है वह पुलिस को मौखिक रूप से भी दी जा सकती है और लिखित रूप से भी दी जा सकती है। द FIR यूजुअली मेंशंस द डेट, time and place of the offense, details the basic facts of the offense including a description of the events। FIR के अंदर डेट, टाइम, कहाँ पर वो ऑफेंस हुआ है, उसका प्लेस और क्या वो ऑफेंस है, उन सब के बारे में FIR के अंदर लिखा हुआ होता है। इफ़ नॉन द आइडेंटिटी ऑफ द अक्यूज्ड पर्सनस एंड विटनेसेस इज ऑल्सो मैंशनड। ठीक है, अगर उस अक्यूज्ड पर्सन को जो व्यक्ति जिस व्यक्ति के खिलाफ कंप्लेंट लिखवाने आया है, तो अगर उस क्रिमिनल या अक्यूज्ड व्यक्ति को वह व्यक्ति जानता है तो उसकी आइडेंटिटी भी ली जाती है। द FIR ऑल्सो स्टेट्स द नेम एंड एड्रेस ऑफ द कंप्लेंटेंट। जिस व्यक्ति ने शिकायत की है, मतलब शिकायतकर्ता, जिस व्यक्ति ने शिकायत की है उस व्यक्ति का एड्रेस और नेम भी FIR के अंदर लिखा जाता है। देयर इज़ ए प्रेस्क्राइब्ड फॉर्म इन विच द पुलिस रजिस्टर्स एन FIR एंड इट इज़ साइंड बाय द कंप्लेंटेंट। यह एक पहले से प्रेस्क्राइब्ड फॉर्म है पुलिस रजिस्टर का जिसके अंदर FIR लिखी जाती है। द कंप्लेंटेंट ऑल्सो हैज़ ए लीगल राइट टू गेट ए फ्री कॉपी ऑफ द FIR फ्रॉम द पुलिस। शिकायतकर्ता को यह भी अधिकार है कि वह पुलिस से FIR की एक फ़ोटोकॉपी ले सकते हैं। आगे देखिए पेज नंबर 73 पे, व्हाट इज़ द रोल ऑफ द पब्लिक प्रोसिक्यूटर। देखो पब्लिक प्रोसिक्यूटर का रोल क्या होता है इसके बारे में बोल रहे हैं। ए क्रिमिनल ऑफेंस इज रिगार्डेड एज ए पब्लिक रॉन्ग। एक आपराधिक अपराध को सार्वजनिक रूप से गलत माना जाता है। मतलब अगर मान लो किसी व्यक्ति ने किसी दूसरे व्यक्ति की हत्या कर दी है तो ये तो हम मान चुके हैं कि उस व्यक्ति की हत्या हो चुकी है और उसके परिवार वाले उसके खिलाफ केस भी लड़ेंगे, लेकिन यह पूरे समाज के लिए भी एक बहुत बड़ी घटना हो जाती है कि समाज में ऐसे कार्य होने नहीं चाहिए लेकिन ऐसे कार्य होते हैं। तो एक जो क्रिमिनल ऑफेंस होता है वो क्या होता है, सार्वजनिक रूप से गलत होता है, सभी के लिए गलत होता है। What is meant by this is that it is connected to have been committed not only against the affected victims but against society as a whole। मतलब इसका मतलब क्या होता है कि यह सिर्फ एक व्यक्ति के लिए नहीं होता जिसके साथ अपराध हुआ है, ये पूरे समाज के लिए होता है कि पूरे समाज के सामने यह अपराध हुआ है। डू यू रिमेंबर द केस ऑफ द डाउरी डेथ ऑफ सुधा दैट वी रेड अबाउट इन द प्रीवियस चैप्टर। क्या आपको याद है कि हमने पहले वाले चैप्टर में सुधा का एक केस पढ़ा था जो कि दहेज से रिलेटेड था।
द केस अगेंस्ट द अक्यूज लक्ष्मण एंड हिज फैमिली वॉज प्रेजेंटेड बाय द स्टेट। यह जो केस था, ठीक है, वह मुलजिम लक्ष्मण और उसके फैमिली के खिलाफ लड़ा था पूरे स्टेट ने, मतलब राज्य ने यह केस लड़ा था, ठीक है, क्योंकि सुधा के पेरेंट्स ने तो कंप्लेंट लिखवाई थी, ठीक है, सुधा के पेरेंट्स ने तो कंप्लेंट लिखवाई थी, लेकिन राज्य ने भी इस चीज़ को माना कि यह जो काम हुआ है वो क्या हुआ है, सार्वजनिक रूप से गलत हुआ है। इसी वजह से दैट इज़ वाई द केस वॉज कॉल्ड स्टेट दिल्ली एडमिनिस्ट्रेशन वर्सेज लक्ष्मण कुमार एंड अदर्स। इस वजह से इस केस को स्टेट दिल्ली एडमिनिस्ट्रेशन वर्सेज लक्ष्मण कुमार एंड अदर्स कहा जाता है, क्योंकि यह जो केस हुआ था वो दिल्ली में हुआ था। तो सुधा के माता पिता ने तो रिपोर्ट लिखवाई थी, लेकिन हम ये जानते हैं कि एक जो क्रिमिनल ऑफेंस होता है उसे पब्लिकली रॉन्ग माना जाता है। इस वजह से पूरा राज्य या पूरा देश इस चीज़ की क्या करता है, निंदा करता है, इस चीज़ की बुराई करता है कि ऐसा काम समाज के अंदर नहीं होना चाहिए। सिमिलरली द अबव केस कैन बी कॉल्ड स्टेट वर्सेस शांति हेम्ब्रमम। इसी तरीके से यह जो ऊपर वाला जो केस है शांति वाला, इसको भी हम स्टेट वर्सेस शांति हेम्ब्रमम कह सकते हैं। क्यों? क्योंकि शांति पर यह एक फॉल्स आरोप लगा था कि उसने क्या कर ली है, चोरी कर ली है, ठीक है। तो पहले शांति को अक्यूज्ड मान लिया गया, दोषी मान लिया गया था, ठीक है। और यह चीज़ सार्वजनिक रूप से गलत होती है कि चोरी करना सार्वजनिक रूप से क्या होता है, गलत होता है। इस वजह से इसको क्या कहा गया, शांति वर्सेस स्टेट हेम्ब्रमम। एंड नॉट मिसेस शिंदे वर्सेस शांति हेम्ब्रमम। इसको नॉट मिसेस शिंदे वर्सेस शांति हेम्ब्रमम इस वजह से नहीं कहा गया कि मान लेते हैं कि चेन तो मिसेस शिंदे की ही चोरी हुई थी और मिसेस शिंदे ने किस पर आरोप लगाया था, शांति पर आरोप लगाया था, लेकिन इस केस को हम मिसेस शिंदे वर्सेस शांति हेम्ब्रमम नहीं कह सकते। इस केस को हम क्या कहेंगे कि एक स्टेट का जो एक पर्सन है जो कि मिसेस शिंदे है, उनकी क्या चेन, उनकी गोल्ड चेन क्या हुई है, चोरी हुई है। तो सार्वजनिक रूप से ये क्या है, ये जो चोरी करना जो चीज़ है वो क्या है, गलत है। इस वजह से इसको क्या कहा जाता है, स्टेट वर्सेज जो दोषी है शांति हेम्ब्रमम, इसको इस तरीके से कहा जाएगा। आगे देखिए, इन कोर्ट इट इज़ द पब्लिक प्रोसिक्यूटर हु प्रेजेंट्स द इंटरेस्ट ऑफ द स्टेट। कोर्ट के अंदर यह पब्लिक प्रोसिक्यूटर होता है जो कि स्टेट के इंटरेस्ट को प्रेजेंट करता है। द रोल ऑफ द प्रोसिक्यूटर बिगिंस वन द पुलिस हैज कंडक्टेड द इन्वेस्टिगेशन एंड फाइल्ड द चार्जशीट इन द कोर्ट। अभियोजन पक्ष की भूमिका शुरू होती है जब पुलिस ने जांच की और अदालत में आरोप पत्र दायर किया। मतलब जब पुलिस अपनी जांच कर लेती है और अदालत के अंदर चार्जशीट को दायर कर देती है, तब ही अभियोजन पक्ष की भूमिका स्टार्ट होती है। ही और शी हैज़ नो रोल टू प्ले इन द इन्वेस्टिगेशन। अभियोजन पक्ष का कोई भी रोल नहीं होता है कि वे पुलिस की इन्वेस्टिगेशन के अंदर हस्तक्षेप करें। द प्रोसिक्यूटर मस्ट कंडक्ट द प्रोसिक्यूशन ऑन बिहाफ ऑफ द स्टेट। जो प्रोसिक्यूटर जो होता है, अभियोजक को राज्य की ओर से अभियोजन का संचालन करना चाहिए। मतलब अभियोजक क्या करता है कि राज्य की ओर से अभियोजन का संचालन करता है, ना ही उस अक्यूज्ड पर्सन की तरफ से। एज एन ऑफिसर ऑफ द कोर्ट इट इज़ हिज हर ड्यूटी टू एक्ट impartially and present the full and material facts, witnesses and evidence before the court to enable the court to decide the case। कोर्ट का अधिकारी होने के कारण यह एक प्रोसिक्यूटर की ड्यूटी है कि वह बिल्कुल इम्पार्शियल रहे और केस से रिलेटेड जितना भी मटेरियल है, जितने भी फैक्ट्स हैं, जितने भी गवाह हैं, जितने भी सबूत हैं, उन सबको ओपन कोर्ट के सामने प्रस्तुत करें। नेक्स्ट है, व्हाट इज़ द रोल ऑफ द जज। अब देखो जज का रोल क्या है। द जज इज़ लाइक एन एम्पायर इन ए गेम एंड कंडक्ट्स द ट्रायल इम्पार्शियली एंड इन एन ओपन कोर्ट। जज क्या होता है कि एक गेम के एम्पायर की तरह होता है, ठीक है, जो कि एक ट्रायल को ओपन कोर्ट के अंदर करवाता है। ट्रायल का मतलब किसी भी केस को ओपन कोर्ट के अंदर करवाता है, जहाँ पर बहुत सारे व्यक्ति बैठ सकते हैं। द जज हियर्स ऑल द विटनेसेस एंड एनी अदर एविडेंस प्रेजेंटेड बाय द प्रोसिक्यूशन एंड द डिफेंस। जज क्या करता है कि प्रोसिक्यूशन और डिफेंस के द्वारा बताए गए बहुत सारे गवाहों की गवाही को सुनता है और अलग अलग सबूतों को देखता है। द जज डिसाइड्स वेदर द अक्यूज्ड पर्सन इज गिल्टी और इनोसेंट ऑन द बेसिस ऑफ द एविडेंस प्रेजेंटेड एंड इन अकॉर्डेंस विद द लॉ। जज ही इस चीज़ का निर्णय लेता है कि जिस भी दोषी व्यक्ति को पकड़ा गया है, क्या वह सच में दोषी है या निर्दोष है। इफ़ द अक्यूज्ड इज कन्विक्टेड देन द जज प्रोनाउंसेस द सेंटेंस। अगर
वह व्यक्ति दोषी पाया जाता है तो जज उसे सज़ा सुना सकता है। ही मे सेंड द पर्सन टू जेल और इम्पोज ए फाइन और बोथ डिपेंडिंग ऑन व्हाट द लॉ प्रेस्क्राइब्स। जज उस व्यक्ति को जेल में भी भेज सकता है या उस पर फाइन भी लगा सकता है, या दोनों का मतलब उसे जेल भी भेज सकता है और फाइन भी लगा सकता है। और वो डिपेंड किस पे करेगा, उसने किस तरीके का क्राइम किया और उस क्राइम के लिए कौन कौन सी IPL की धारा है, इंडियन पेनल कोड की IPC की धारा है, ठीक है, उनके अकॉर्डिंग। नेक्स्ट है व्हाट इज़ ए फेयर ट्रायल। देखो व्हाट इज़ ए फेयर ट्रायल को अब हमें समझना है, तो इसको समझने के लिए अब देखो ये क्या कह रहा है, लेट अस फॉर ए मोमेंट इमेजिन व्हाट माइट हैव हैपेंड इफ द जज डिसाइडेड टू ट्राई शांति's केस वेरी डिफरेंटली। व्हाट इफ द कोर्ट डिड नॉट गिव ए कॉपी ऑफ द चार्ज शीट एंड statements of witness to Shanti? What if he held the trial in a secret location where neither Shanti nor Sushil were present? What if he did not give Shanti's lawyer advocate Roy enough time to question the witnesses of the prosecution such as Mrs. Shinde and instead had already decided that Shanti was guilty? देखिए समझिए इसको। आइए एक पल के लिए कल्पना करें कि अगर न्यायाधीश ने शांति के मामले को बहुत अलग तरीके से आजमाने का फैसला किया होता तो क्या होता, क्या होगा अगर अदालत ने आरोप पत्र और गवाहों के बयानों की फोटोकॉपी शांति को नहीं दी होती? क्या होगा यदि वह एक गुप्त स्थान पर परीक्षण आयोजित करता जहां न तो शांति होती और न ही शांति का भाई सुशील होता? क्या होता अगर उन्होंने शांति के वकील एडवोकेट रॉय को इतना समय नहीं दिया होता कि वे मिसेस शिंदे जैसे अभियोजन पक्ष के गवाहों से पूछताछ कर सकें, और इसके बजाय पहले ही तय कर चुके थे कि शांति दोषी थी? अगर ये सब चीज़ें होती तो क्या होता? इफ़ दिस हैड हैपेंड देन इट वुड बी अ केस ऑफ एन अनफेयर ट्रायल। अगर ऐसा होता तो यह केस अनफेयर ट्रायल होता, फेयर ट्रायल नहीं होता, यह अनफेयर ट्रायल होता। दिस इज बिकॉज फॉर ए ट्रायल टू बी फेयर सेवरल डिफरेंट प्रोसीजर्स हैव टू बी ऑब्जर्व्ड। इस वजह से जब भी किसी एक ट्रायल को सही तरीके से करना होता है तो बहुत अलग अलग तरीके के प्रोसीजर्स का उसमें यूज़ लिया जाना ज़रूरी है। आर्टिकल 21 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन दैट गारंटीज द राइट टू लाइफ स्टेट्स दैट ए पर्सनस लाइफ और लिबर्टी कैन बी टेकन अवे ओनली बाय फॉलोइंग ए रीजनेबल एंड जस्ट लीगल प्रोसीजर। संविधान का अनुच्छेद 21 जो जीवन के अधिकार की गारंटी देता है, यह कहता है कि किसी व्यक्ति के जीवन या स्वतंत्रता को केवल एक उचित और न्यायिक प्रक्रिया का पालन करके दूर किया जा सकता है। ठीक है, अ फेयर ट्रायल एंश्योर्स दैट आर्टिकल 21 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इज अपहेल्ड। एक निष्पक्ष परीक्षण यह सुनिश्चित करता है कि संविधान के अनुच्छेद 21 को बरकरार रखा गया है। Let us now return to Shanti's case as described in the storyboard and identify the essential elements of a fair trial. अब हम शांति के केस पर वापस आते हैं और इस चीज़ को वापस समझने की कोशिश करते हैं। Firstly, Shanti was given a copy of the charge sheet and all other evidence that the prosecution presented against her. सबसे पहले शांति को एक चार्ज शीट की कॉपी दी गई और प्रोसिक्यूशन मिसेस शिंदे के द्वारा दिए गए बहुत सारे एविडेंसेस को भी शांति के सामने रखा गया। शांति वॉज चार्ज्ड विद द ऑफेंस ऑफ थेफ्ट दैट वॉज डिफाइंड एज ए क्राइम इन द लॉ। शांति पर यह आरोप लगाया गया था कि उन्होंने क्या किए, चोरी किए। द ट्रायल वॉज हेल्ड इन एन ओपन कोर्ट। शांति का ट्रायल एक ओपन कोर्ट में हुआ। इन पब्लिक व्यू, जनता के सामने हुआ। हर ब्रदर सुशील कुड अटेंड द कोर्ट हियरिंग्स। उसके ब्रदर सुशील ने कोर्ट की हर एक सुनवाई को सुना। द ट्रायल वॉज हेल्ड इन द प्रेजेंस ऑफ द अक्यूज्ड। यह जो ट्रायल हुआ था वह शांति के सामने हुआ था। शांति वॉज डिफेंडेड बाय ए लॉयर। शांति का डिफेंस एक लॉयर ने किया। शांति's lawyer advocate Roy was given an opportunity to cross-examine all the prosecution witnesses. शांति के लॉयर मिसेस रॉय को यह अपॉर्चुनिटी दी गई कि वे प्रोसिक्यूशन के द्वारा बताए गए जितने भी विटनेसेस हैं उनसे भी क्रॉस एग्जामिन करके क्वेश्चन पूछ सकते हैं। एडवोकेट रॉय वॉज गिवन एन अपॉर्चुनिटी टू प्रेजेंट विटनेसेस इन शांति's डिफेंस। एडवोकेट रॉय को भी यह अपॉर्चुनिटी दी गई
कि वह शांति के बचाव के लिए अलग अलग गवाहों को कोर्ट के सामने ला सकते हैं। Although the police filed a case of theft against Shanti, the judge assumed her to be innocent. यद्यपि पुलिस ने शांति के खिलाफ चोरी का केस दाखिल कर दिया था, लेकिन जज ने इस चीज़ को मान लिया कि शांति निर्दोष है। It was the responsibility of the prosecution to prove beyond reasonable doubt that Shanti was guilty. यह प्रोसिक्यूशन यह प्रोसिक्यूशन की ड्यूटी होती है कि वह यह प्रूव कर दे कि शांति ने चोरी की है, लेकिन इस केस में प्रोसिक्यूशन इस चीज़ को प्रूव करने में असफल रहा। इट इज़ सिग्निफिकेंट दैट द जज डिसाइडेड द मैटर ओनली ऑन द बेसिस ऑफ द एविडेंस बिफोर द कोर्ट। यह बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि एक जज को सिर्फ सबूतों के आधार पर ही कोर्ट के अंदर अपना फैसला देना चाहिए। द जज डिड नॉट जंप टू द कंक्लूजन दैट शांति वॉज द थीफ जस्ट बिकॉज शी वॉज ए पुअर मेड सर्वेंट। जज को डायरेक्टली ही कंक्लूजन पर नहीं पहुंचना चाहिए कि क्योंकि शांति एक मेड सर्वेंट, एक गरीब मेड सर्वेंट है तो शांति ने चोरी की होगी। इंस्टेड द जज रिमेंड इम्पार्शियल एंड सिंस द एविडेंस शोड दैट सम यंग मैन एंड नॉट शांति वॉज द थीफ ही सेट शांति फ्री। जब जज को यह बात मालूम पड़ी कि आदमियों का एक समूह चोर है, ना कि शांति चोर है, तो जज ने शांति को क्या कर दिया, फ्री कर दिया। इन शांति's केस, शांति के केस में जस्टिस वॉज फाइनली डन टू हर बिकॉज शी वॉज गिवन ए फेयर ट्रायल। शांति के केस में शांति को बिल्कुल न्याय मिला क्योंकि शांति ने बिल्कुल साफ सुथरा परीक्षण करवाया। The Constitution and the law both state that all of the persons that we have discussed in this chapter should carry out their rules in a proper manner. संविधान और कानून यह कहता है कि इस चैप्टर में हमने जो डिफरेंट काइंड्स के व्यक्ति पढ़े, चाहे वो पुलिस हो, पब्लिक प्रोसिक्यूटर हो, जज हो, ठीक है, डिफेंस लॉयर हो, उन्हें अपना काम प्रॉपर मैनर में करना चाहिए। What this means is that they all need to work to ensure that every citizen, irrespective of their class, caste, gender, religious and ideological backgrounds, gets a fair trial when accused. इसका मतलब क्या है कि इन सब व्यक्तियों को, चाहे वो पुलिस हो, पब्लिक प्रोसिक्यूटर हो, डिफेंस लॉयर हो, चाहे वो जज हो, इन सब व्यक्तियों को बिना किसी डिस्क्रिमिनेशन के साथ में ही हर एक अक्यूज्ड का फेयर ट्रायल करवाना चाहिए। The rule of law which says that everyone is equal before the law would not make much sense if every citizen were not guaranteed a fair trial by the Constitution. The rule of law, कानून का नियम, यह कहता है कि हर एक व्यक्ति कानून के सामने क्या है, समान है। Every citizen were not guaranteed a fair trial by the Constitution. हर एक would not make much sense if every, मतलब कानून यह कहता है कि अगर हर एक व्यक्ति संविधान के आधार पर फेयर ट्रायल नहीं करवाएगा तो उसे न्याय नहीं मिल पाएगा। तो क्लास आज हम सिर्फ इतना ही पढ़ेंगे, ये हमारा चैप्टर भी कंप्लीट हो गया है और बाकी का हम पढ़ेंगे अब हमारी नेक्स्ट क्लास में नया चैप्टर। तब तक के लिए थैंक्स।